हम बचपन से यही सीखते आए हैं ना कि अगर किसी की सच में परवाह है तो उसे सवाल पूछो। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, किस बात पर परेशान हो, ऐसा क्यों किया। एक आम धारणा बन चुकी है कि सवाल पूछना सामने वाले को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सही बात है। हम सबको यही लगता है कि ये दिलचस्पी दिखाने का तरीका है। वही तो। लेकिन एक पल के लिए सोचा जाए कि क्या हो अगर मनोविज्ञान और साइकोथेरेपी की दुनिया में ये मासूम लगने वाले सवाल सामने वाले के पुराने जख्मों को वापस हरा कर सकते हैं। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाली बात लगती है शुरू में, है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम थियोडोर एल डोरपैट द्वारा लिखे गए एक बेहद प्रभावशाली डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। इसका नाम है द टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग.pdf। और इस चर्चा का मुख्य मिशन बड़ा ही स्पष्ट है, ये समझाना कि थेरेपी के दौरान लगातार सवाल पूछना फायदा पहुंचाने की जगह एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए कि कोई अपनी परेशानियां सुनाने किसी के पास जाए और वहां उनसे इतने सवाल पूछे जाएं कि उन्हें और भी बुरा लगने लगे। सच कहूं तो इस विषय की गहराई में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट उस बुनियादी सोच को ही चुनौती देता है जिसे सदियों से थेरेपी का सबसे बड़ा औजार माना जाता रहा है। सही कहा आपने। आम जिंदगी में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सवाल पूछना बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन जब बात किसी के अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड की आती है ना, तो दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मतलब वो नॉर्मल लॉजिक वहां काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। थियोडोर डोपार्ट ने बताया है कि कैसे एक थेरेपिस्ट द्वारा पूछे गए सीधे सवाल अनजाने में मरीज के दिमाग में रुकावटें पैदा कर देते हैं। ये सवाल उनकी गहरी प्रतीकात्मक बातचीत को रोक देते हैं और कई बार तो ये एक जुबानी हमले की तरह महसूस होते हैं। अब देखिए, इस नए विचार पर आने से पहले पुरानी मान्यताओं को समझना जरूरी है। आखिर अचानक से सवाल पूछने को इतना खतरनाक क्यों माना जाने लगा? हाँ, क्योंकि पुराने विश्लेषक जैसे आइसलर और ग्रीनसन तो यही मानते थे कि सवाल पूछना बेहद अनिवार्य है। राइट, उनका तर्क ये था कि सवाल पूछने से मरीज आगे की बातों के लिए तैयार होता है। मुझे याद है इस डॉक्यूमेंट में ग्लोवर की एक स्टडी का जिक्र है, 1955 की स्टडी। हाँ, ग्लोवर का क्वेश्चनेयर। वही, जिसमें उन्होंने पाया कि ज्यादातर एनालिस्ट फैक्ट जमा करने के लिए खुलकर सवाल पूछते थे। उन्हें लगता था इसमें कुछ गलत नहीं है। और पता है क्या, उन पुराने विश्लेषकों की सोच दरअसल एक मेडिकल मॉडल पर आधारित थी। जैसे एक आम डॉक्टर पूछता है कि दर्द कहाँ हो रहा है और मरीज कहता है पेट में। एकदम सीधा सवाल, सीधा जवाब। एग्जैक्टली। उन्हें लगता था कि साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। उनके लिए सवाल एक सीढ़ी की तरह थे, पर उन्होंने दिमाग की जटिलता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वहीं पर रॉबर्ट लैंग्स और थियोडोर डोरपैट ने इस सोच को पलट दिया। बिल्कुल। लांग्स ने पाया कि सवाल पूछने से मरीज खुलने की बजाय बचत मोड में यानी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, जिससे उनकी गहरी और प्रतीकात्मक बातचीत, जिसे हम सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कहते हैं, वो रुक जाती है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तितली को पकड़ने के लिए उस पर पत्थर फेंकना। यहाँ तितली मरीज के गहरे विचार हैं और पत्थर वो सीधे सवाल। वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है चाहता हूँ। लेकिन दिमाग उसके पीछे छिपे अनकॉन्शियस संदेश को पकड़ लेता है। और वो अनकॉन्शियस संदेश क्या होता है? वो अक्सर ये होता है कि मुझे और कुछ मत बताओ, या फिर ये थेरेपिस्ट की खुद की घबराहट का नतीजा होता है। जब थेरेपिस्ट असहज होता है, वो एक नया सवाल दाग देता है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगा। जी बताइए। क्या सब कुछ जानना एक थेरेपिस्ट का काम नहीं है? अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे तो मरीज को समझेंगे कैसे? मतलब वो लोग तो ट्रेंड होते हैं ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है काउंटर ट्रांसफरेंस का। काउंटर ट्रांसफरेंस? हाँ। डॉक्यूमेंट के हिसाब से सब कुछ तुरंत जानने की जरूरत मरीज की भलाई के लिए नहीं होती, वो थेरेपिस्ट के खुद के सुकून के लिए होती है। अच्छा, तो वो अपनी एंजाइटी कम करने के लिए पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली। लगातार सवाल पूछना अक्सर हालात को नियंत्रित करने की जरूरत, बेसब्री या थेरेपिस्ट के अनकॉन्शियस सेडिज्म यानी अवचेतन गुस्से से पैदा होता है। इसे समझने के लिए गिद्ध या वल्चर के सपने वाली केस स्टडी बहुत काम आएगी। ओह हाँ, वो केस स्टडी। एक महिला मरीज थी जो डिप्रेशन की शिकार थी, है ना? सही कहा। उसको ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी की दिक्कत थी, यानी जब कोई सामने नहीं होता तो उसकी छवि याद रखने में परेशानी होना। बिल्कुल। तो जब उसने सेशन में बताया कि उसे लग रहा है उसके कंधे पर एक गिद्ध बैठा है जो किसी को खाने का इंतजार कर रहा है, तो थेरेपिस्ट ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी,
गिद्ध कहाँ देखा, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। बौद्धिक सवाल पूछने शुरू कर दिए। और वही सबसे बड़ी गलती थी। उन सवालों ने मरीज और थेरेपिस्ट के बीच एक भावनात्मक दूरी पैदा कर दी। मरीज ने अकेलापन महसूस किया। क्योंकि वो मरीज को समझने की जगह उसे एक पहेली की तरह सॉल्व कर रहे थे। वही तो। बाद में थेरेपिस्ट को एहसास हुआ कि उनका सब कुछ जल्दी जानने का लालच ही दरअसल वो गिद्ध था। बाप रे, यानी थेरेपिस्ट का अपना लालच मरीज को निगल रहा था। हाँ, मरीज ने खुद कहा था कि विश्वास एक भावनात्मक चीज है, बौद्धिक नहीं। ये तो सच में दिलचस्प है। लेकिन अगर सवाल ना पूछे जाएं तो क्या चुप्पी से मरीज अकेला महसूस नहीं करेगा? देखिए, चुप्पी का मतलब नजरअंदाज करना नहीं है। साइको एनालिसिस में इसका मतलब है एक सुरक्षित जगह देना जहां वो अपनी द्रावनी भावना के साथ बैठ सके, बिना सवाल पूछे सिर्फ ध्यान से सुनना या एक साधारण सा बयान देना कहीं ज्यादा हमदर्दी भरा होता है। समझ गया। तो दिमाग सिर्फ शब्द नहीं सुनता, पीछे छुपी घबराहट पढ़ लेता है। पर ये सिर्फ थेरेपिस्ट की एंजाइटी की बात नहीं है ना? नहीं, इससे भी आगे की बात है। हाँ, क्योंकि कभी कभी सवाल मरीज के पुरानी सदियों को, उनके ट्रॉमास को अनजाने में वापस जिंदा कर देते हैं। ये सच में सबसे खतरनाक हिस्सा है। बाइपर्सनल फील्ड और इंटरजेक्शन, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट्स यहीं आते हैं। थोड़ा आसान भाषा में बताइए इस बायोपर्सनल फील्ड के बारे में। बाइपर्सनल फील्ड यानी दो लोगों के बीच का क्षेत्र। थेरेपी के कमरे में जो हो रहा है वो दोनों के दिमाग के मिलने से बनता है। और इंट्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन? इंट्रोजेक्शन मतलब दूसरे के बर्ताव को अपने अंदर उतार लेना, और प्रोजेक्शन मतलब अपनी छिपी भावनाओं को किसी और पर थोपना। इसे उस 41 साल की नर्स वाली केस स्टडी से समझते हैं, जिसे लगातार डिब्बे यानी बॉक्स के सपने आते थे जहां दीवारें गिर रही होती हैं। हाँ, और जब थेरेपिस्ट ने बेसब्री से सपने के बारे में और डिटेल्स मांगी कि दीवारें कैसी थी, बॉक्स में क्या था, तो इसने नर्स के अंदर एक पुराना ट्रॉमा जिंदा कर दिया। बिल्कुल, उसके इंट्रूसिव यानी दखल देने वाले पिता का ट्रॉमा, जिन्होंने उसके बचपन में करीब 13 साल की उम्र में उसकी गैर मुनासिब तस्वीरें ली थीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। थेरेपिस्ट के सवाल पूछ कर अनजाने में उसी दखल देने वाले पिता का रूप ले लिया था। अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो देखेंगे कि सवाल पूछना दरअसल सीमाओं का, बाउंड्रीज का उल्लंघन करता है। और इसका असर ये हुआ कि नर्स ने अनजाने में अपना गुस्सा एक फार्मासिस्ट की कहानी सुनाकर निकाला, जो अपनी हद पार कर रहा था। वही प्रतीकात्मक बातचीत। वो फार्मासिस्ट दरअसल वो थेरेपिस्ट ही था। यानी सवाल के शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना सवाल पूछने का तरीका, जो मरीज को एक हमले जैसा लगता है। सवालों को मरीज अक्सर एक आलोचना या क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं। इससे फायदे की जगह रैशनलाइजेशन पैदा होता है। रैशनलाइजेशन मतलब अपने बचाव में बहाने बनाना। हाँ, हॉलैंडर का एक उदाहरण है। एक मरीज लेट आती है और चुप बैठी रहती है। थेरेपिस्ट हमला करने वाले लहजे में पूछता है, तुम चुप क्यों हो? अकाउंटिंग एक आदमियों की फील्ड है, तुमने क्यों चुनी? और मरीज इसके जवाब में अपने बॉस की शिकायत करती है कि बॉस बहुत शक करता है, कामों में दखल देता है। और वो बॉस कौन था? अवचेतन रूप से वो थेरेपिस्ट ही था। ओह वाह, ये दिमाग का कितना स्मार्ट तरीका है खुद को बचाने का, है ना? एक और केस स्टडी है सोती हुई नर्स की। हाँ, जहां थेरेपिस्ट लगातार उसकी माँ के बारे में सवाल पूछ रहा था और मरीज ने क्या किया, वो वहीं सो गई। सोना ही एकमात्र तरीका था जिससे वो थेरेपिस्ट के नियंत्रण से बच सकती थी। थेरेपिस्ट का स्वभाव बिल्कुल उसकी माँ जैसा कंट्रोलिंग हो गया था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये तो किसी पुलिस के इंटरोगेशन रूम जैसा हो गया, जहां सुरक्षित महसूस करना नामुमकिन है। वही तो मैं बता रही हूँ। इससे बातचीत सिर्फ सतह पर रह जाती है, जिसे टाइप सी कम्युनिकेशन कहते हैं। गहरी प्रतीकात्मक बात पूरी तरह खत्म हो जाती है। थेरेपिस्ट का कॉन्शियस मैसेज है, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन अनकॉन्शियस मैसेज है, मेरी बात सुनो क्योंकि तुम खुद नहीं सोच सकते। सही पकड़ा आपने। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो बात साफ है। सवाल पूछना बातचीत को ऊपरी तथ्यों पर ले आता है। ज्यादातर समय ये सवाल मरीज की मदद करने के बजाय थेरेपिस्ट की खुद की घबराहट और नियंत्रण की जरूरत को पूरा करते हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में शांति यानी साइलेंस या फिर सीधे बयान बेहतर विकल्प होते हैं। लेकिन जानते हैं, ये बातें सिर्फ थेरेपी के कमरे तक सीमित नहीं है। जिंदगी के आम किस्से सोचकर देखें। हाँ, हम आम जिंदगी में भी तो यही करते हैं। कितनी बार लोग सवालों का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने या अपनी खुद की इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए करते हैं। दोस्तों के बीच या परिवार में लोग समझते हैं कि वो हमदर्दी दिखा रहे हैं, पर दरअसल वो सामने वाले को डिफेंड करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। वही तो।
और एक आखिरी बात जो सुनने वालों को शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी। बोली। अगर लगातार सवाल पूछना एक तरह का नियंत्रण और आक्रामक व्यवहार है, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के सवाल पूछने पर टिका है, वो कैसा है? ओ, ये तो बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या उससे सच में बच्चे कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ सवालों के दबाव में बिना सोचे समझे आज्ञा मानना यानी कंप्लायंस सीख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आज़ादी से सोचना सीख रहे हैं या इंटरोगेशन से बचना? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।